तो आज जो हम लोग देखो, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मैं आपको देखो सर्कुलेशन टर्म जो है ना। हाँ, अब पहले ये चलने के में नौटंकी करेगा। चल जा मेरे राजकुमार, नहीं चलेगा, इतना जल्दी नहीं चलता है ये। पहले 2 बार 3 बार चलवाता है फिर चलता है। यस। तो हमने सिस्टेमिक सर्कुलेशन देखा था। सिस्टेमिक सर्कुलेशन का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल सप्लाई टू होल बॉडी पार्ट एंड देन रिटर्न टू एट्रियम। ये है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। दूसरा है पल्मोनरी सर्कुलेशन। कौन सा सर्कुलेशन? पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये क्या चीज है? तो वेंट्रिकल से खून निकला, लंग को सप्लाई किया और लंग से वापस हार्ट में है। ये है पल्मोनरी सर्कुलेशन। किसे? राइट वेंट्रिकल से शुरू हुआ। अब तीसरा है कोरोनरी सर्कुलेशन। इसके बारे में आपको बताऊंगा अभी। और नेक्स्ट है पोर्टल सिस्टम। इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो शुरुआत करें भाई। सिस्टेमिक और पल्मोनरी में तो कोई दिक्कत है? अगर अब दिक्कत नहीं तो प्लीज एन लिख दीजिए। अभी बेटा बस अभी स्टार्ट ही किया हूँ जस्ट। सिस्टेमिक और पल्मोनरी में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो प्लीज एन लिख दीजिए खाली। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखो कोरोनरी सर्कुलेशन क्या है पहले ये समझो। व्हाट इज द बिस्मिल्लाह? देखो बिस्मिल्लाह का मतलब क्या हुआ जी? लखन पर आस्था। हाँ बोलो, बिस्मिल्लाह क्यों कर रही हो आस्था? सब खैरियत? हम्म। बिस्मिल्लाह क्यों लिख रही हो बताओ? अच्छा हाँ, तो बिस्मिल्लाह का मतलब जानती हो? आस्था। बिस्मिल्लाह का मतलब जानती हो? चलो अच्छी बात है। नहीं देखो, बिस्मिल्लाह का मतलब क्या है? शुरू करता हूँ ईश्वर के नाम से, बात खत्म, अल्लाह के नाम से, तो ये है इसका मतलब, और कुछ नहीं है। ठीक है ना? अब उसने पता नहीं उसको अच्छा लगता हो तो किया होगा। चलो ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं किसके बारे में? कोरोनरी सर्कुलेशन के बारे में। देखो कोरोनरी सर्कुलेशन आपको एक, मैं थोड़ा नए टाइप का डायग्राम बनाऊंगा। ये है आपका लेफ्ट एट्रियम, ये है आपका लेफ्ट वेन। थोड़ा नीचे करना होगा डायग्राम को। तो भाई ज्यादा रिलीजन रिलीजन की बात मत करो, आजकल धर्मांतरण की बातें सही चल रही है प्लीज। तो इन चीजों से, हम टीचर हैं, हमें पढ़ाना है। रिलीजन की बात सब ज्यादा मत करो, कोई भी रिलीजन से रिलेटेड। ठीक है ना? हमें पढ़ाना है, पढ़ाने से रिलेटेड बात करो। ठीक है ना? नहीं तो हंगामा हो जाए कि एक टीचर पढ़ाते हैं नहीं, वो धर्म का प्रचार करते हैं। तो प्लीज आप लोग, सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये सब काम मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है ना? चलो। इफ अगर इज है, बट लेकिन वाक क्या? ये क्या है जी? पतंजलि, पतंजलि तुम्हारा नाम क्या है? पतंजलि क्या बताए? मैं, मुझे आपका नाम ही नहीं समझ में था, पतंजलि। इफ अगर इज है, बट लेकिन वाक क्या मतलब? क्या कहना चाह रहे हो बेटा पतंजलि? हमें तो आपकी बात नहीं समझ में आई। ठीक है ना? देखो, ये आप सबको मालूम है कि ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है ना? बोलो क्या कहना चाह रहे हो बेटा? देखो, ये क्या चीज है? चलो, तो देखो, आपको लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल को हमने हटा दिया है। ठीक है ना? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्रांच निकलता है उसको हम कहते हैं एओर्ट। तो ये हो गया एओर्ट। अब, अरे यार, आज मेरे हाथों से क्या हो गया है? ये हो गया आपका एओर्ट।
अब एओर्टा में आपको याद होगा हमने बताया था, एक होता है ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, एक होता है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और एक होता है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। याद है कि नहीं है? ये याद है? ये कौन सा आर्टरी होगा? ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी। बताया था कि नहीं? ये बताया था। ये कौन सा होता है? लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। और ये जो ब्रांच है वो किसको सप्लाई करेगा? लोअर रीजन को। और ये सब, ये तीनों किसको सप्लाई? हालांकि ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी के फर्दर दो ब्रांचेज होते हैं। क्या होते हैं? आपको मैं नाम लिख देता हूँ सबका। ये है राइट, सॉरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। उसके बाद ये क्या चीज है? लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये है राइट, राइट सिंपली ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, सॉरी फॉर दैट, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी। इसके दो ब्रांच होते हैं। ये जो कहलाता है, अरे यार क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये जो होता है ये कहलाता है लेफ्ट, नहीं नहीं, राइट ना, राइट कॉमन, राइट सब क्लेवियन आर्टरी, राइट सब क्लेवियन आर्टरी। और दूसरा ये कहलाता है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी। भाई दिन में किसी ने क्वेश्चन पूछा था, वो क्वेश्चन मुझे याद दिला देना, मैं बता दूंगा उसका आंसर। अभी बता, अभी शुरू हुआ है थोड़ी देर पहले। राइट सब कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो ये तो, और ये ब्रांच सप्लाई टू स्ट्रक्चर बिलो द हार्ट, ब्रांच सप्लाइंग स्ट्रक्चर बिलो द हार्ट। ठीक है, एसी बहुत ठंडा कर रहा है, मौसम लगता है सही हो गया है। हाँ ठीक है। अब ये बताओ, ये सब जो है कौन सा? ये 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 सब, ये पूरे लोअर रीजन को, हार्ट के, ये हार्ट के ऊपर जितना रीजन है ये तीनों सप्लाई करता है, ठीक है ना? लेकिन हार्ट का जो टिश्यू है, जैसे कि जो हार्ट का ये टिश्यू है, हार्ट का ये टिश्यू है, ये टिश्यू है, उसी तरह से राइट एट्रियम का, राइट वेंट्रिकल का भी टिश्यू है, उसको कौन सप्लाई करता है? विच सप्लाई द टिश्यूज ऑफ हार्ट वाल। भाई हार्ट के वाल में भी तो टिश्यूज होंगे, सेल्स होंगे, तो उनको कौन सप्लाई करता है? बताइए। कोरोनरी आर्टरी। कहाँ से ये निकलता है तब? किस ब्रांच से, किससे ये निकलता है? मुसाहिब कहाँ से निकलता है? लेफ्ट कॉमन कैरोटिड से, राइट कॉमन कैरोटिड से, लेफ्ट सब क्लेवियन से, राइट सब क्लेवियन से, या इससे, किससे निकलता है? कहाँ से ये निकलता है? कोई बताएंगे? एनीवन? पतंजलि, बताइए। इफ अगर है तो बट लेकिन क्या है? इफ अगर है तो बट क्या है पतंजलि? इफ अगर इज है, बट लेकिन बात क्या है? सर ये ब्लड से निकलता है। भाई साहब ये तो पतंजलि वाला आंसर है। अबे तुम हो कौन? लड़का हो, लड़की हो, क्या हो? पतंजलि हमारे यहाँ के स्टूडेंट हो? ये इन्होंने कहा कि ब्लड से निकलता है। जबरदस्त, इनके आंसर पे आप सब लोग ताली बजा दीजिए कि ये ब्लड से निकलता है। और कभी ये सामने में आ जाएंगे तो फिर मैं इनका ताली बजाऊंगा। चलिए कोई बात नहीं। बेटा ब्लड से देखो क्या होता है ना, जैसे ही ये एओर्टा निकलता है ना यहाँ से और यहाँ से,
एओर्टा। जैसे ही एओर्टा निकलता है ना, एओर्टा के प्रॉक्सिमल रीजन से, मैं आपको यहाँ से नजदीक जगह, यहाँ से और इससे दो ब्रांचेस निकलता है, ठीक है ना। ये एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसको कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, Patanjali, I am going to block you. This is not the comedy class. This is the जियोलॉजी क्लास, ठीक है ना। हंसी मजाक थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं आपको अभी रिमूव कर दूंगा, नहीं तो प्लीज़ अपने नाम से आइए और ये सब चीज़ें मत कीजिए प्लीज़। यहाँ थैंक यू फॉर योर एप्रिसिएशन और इफ अगर क्या है बट क्या है, तो प्लीज़ ये सब काम मत कीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए बेटा, अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो, ठीक है ना। नहीं पढ़ना चाह रहे तो कोई बात नहीं, आप लीव कर सकते हैं, ठीक है। ये ब्रांचेस क्या कहलाते हैं, ये ब्रांचेस कहलाते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। क्या कहलाते हैं, राइट, जो ये राइट साइड का राइट कोरोनरी आर्टरी और ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, शॉर्ट में लिखा हूं, ठीक है ना, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ये दो हैं और ये दोनों क्या करते हैं, हार्ट के वाल को सप्लाई करते हैं। तो ये जो अब हार्ट के वाल को सप्लाई किया, तो हार्ट के वाल से खून वापस भी तो आएगा ना भाई, हार्ट के वाल में खून सप्लाई हुआ, ऑक्सीडेटेड ब्लड सप्लाई हुआ, तो डीऑक्सीडेटेड ब्लड वापस भी तो आएगा ना। तो ये कोरोनरी राइट या लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी गया, इसके बहुत सारे ब्रांचेज हुए कोरोनरी आर्टरी के। अब इन सब ब्रांचेज, इन सब ब्रांचेज ने किसको सप्लाई किया, हार्ट को सप्लाई किया। हार्ट को सप्लाई करने के बाद मान लो ये हार्ट का टिश्यूज है, हार्ट का सेल्स है, इन सबको सप्लाई किया वापस यहाँ से, तो कैसे, तो ये यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे कैपिलरीज बन गया, मैं जैसे तैसे बना रहा हूँ, ये कैपिलरीज बन गया। अब ये कैपिलरीज कलेक्ट होके क्या बनेगा, कोरोनरी वेन्स, बहुत सारे कोरोनरी वेन्स, और अल्टीमेटली राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी वेन होता है, वो ड्रेन होता है, और ड्रेन होके कहाँ पे गिरता है, बताओ, आपको याद है ना, कोरोनरी साइनस या सल्कस, क्या चीज क्या होता है, किसमें ड्रेन होता है, कोरोनरी साइनस में या सल्कस में। मुसाहिब बशीर हैव गिवन द एब्सोल्युटली राइट आंसर, कोरोनरी साइनस में। तो याद आया, तो यही है कोरोनरी सर्कुलेशन। तो कोरोनरी सर्कुलेशन मीन्स the special circulation which arise from the aorta and into the coronary sinus and supplying the muscles of heart। तो समझ में आ गया कोरोनरी सर्कुलेशन, समझ में आया कि नहीं आया, कोरोनरी सर्कुलेशन समझ में आ गया, यही है कोरोनरी सर्कुलेशन। वाई लिख दो, पूरा ये सब लिखने की जरूरत नहीं, खाली वाई लिख दो, तो यही है कोरोनरी सर्कुलेशन। तो आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज कोरोनरी सर्कुलेशन, तो आपको ये जरूर आना चाहिए। कोई क्या पूछे, एग्जाम में भी आ सकता है, कोरोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट फ्रॉम, कहां से, कहां से बोलो, स्टार्ट फ्रॉम एओर्टा, सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट मसल, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट मसल and drain deoxygenated blood from heart and into coronary sinus। कोरोनरी साइनस के ओपनिंग पे कौन सा वाल्व होता है, कोरोनरी साइनस के ओपनिंग पे कौन सा वाल्व होता है जागीरती, सना, कौन सा वाल्व, जल्दी बोलो, थिबेसियन वाल्व। याद रखने का तरीका है, हमने कैसे याद रखा है, सी से कौन, तो को, सी से को, और कुत्ती, थी, थिबेसियन से, थिबेसियन का टी, तो कुत्ती। याद रखना है कोरोनरी साइनस के से थिबेसियन वाल्व, कुत्ती, हमने ऐसे याद रखा है, अक्सर कंफ्यूजन हो जाता था मुझे, तो कुत्ती से याद रखा है कि कोरोनरी साइनस के जो वाल्व है उसका नाम है थिबेसियन वाल्व, ठीक है ना। अब आई, अब हम लोग बात करते हैं पोर्टल सिस्टम की, किसकी बात करते हैं, पोर्टल सिस्टम की। कुछ आइडिया है आप लोगों को पोर्टल सिस्टम के बारे में, बोलो,
कुछ आइडिया है पोर्टल सिस्टम के बारे में? एनी वन, एनी आइडिया? बोलो भाई। हाँ नींद आती है, आने दो। पोर्टल सिस्टम के बारे में बोलो भाई, किसी को आइडिया है? चलो मैं बताता हूँ। देखो आप लोग को एक आइडिया दे रहा हूँ, आइडिया नहीं, बिल्कुल इस बात को दिमाग से सुन लो पहले, लिखने बोलने से पहले सुन लो। देखो क्या होता है, मैं दिखाता हूँ, लो देखो। पोर्टल सिस्टम का देखो क्या होता है ना, हार्ट से हो गया, डायग्राम देख लिए, आगे करूं? देखो हार्ट से, आर्टरी से बहुत सारे, जैसे ये एओर्टा है ना, ये आपका एओर्टा निकला ना, एओर्टा से ये सब मेन ब्रांचेज है, ये सारे कौन से हैं? मेन ब्रांचेज, ये सब मेन ब्रांचेज। अब क्या होता है ना, अब क्या होता है, यहाँ से इसके बहुत सारे सब ब्रांचेज होते हैं, और हर एक आर्टरी जो है ना, एक इंडिविजुअल आर्टरी एक पर्टिकुलर ऑर्गेन को सप्लाई करता है, और उस ऑर्गेन से एक पर्टिकुलर वेन जो है ना, वेना कावा में आके ड्रेन होता है। कहाँ पे ड्रेन होता है? वेना कावा में। तो मतलब हर एक ऑर्गेन के लिए एक इंडिविजुअल आर्टरी है, उस आर्टरी से उसमें ऑक्सीजन सप्लाई होता है, और वहां से इंडिविजुअल वेन से वेना कावा में ड्रेन होता है। ये बात समझ में आई? अगर समझ में आई तो प्लीज रेज करो हैंड को। मैंने क्या कहा? हर एक, ये एओर्टा के, सुन लो एक बार फिर से मैं समझा रहा हूँ, एओर्टा के बहुत सारे ब्रांचेस बनते हैं अल्टीमेटली जाके, और हर एक ब्रांच से एक ऑर्गन को सप्लाई होता है, उसके फिर मल्टीपल ब्रांचेज होकर एक ऑर्गन, और उससे एक वेन ड्रेन करता है। क्या करता है? एक पर्टिकुलर वेन ड्रेन करता है, और वो पर्टिकुलर वेन जो है ना, ड्रेन करके अल्टीमेटली कहाँ गिरता है? वेना कावा में। कहाँ गिरता है? वेना, या तो इंफीरियर या सुपीरियर वेना कावा में। समझ में आया मेरी बात? तो हर एक ऑर्गन के लिए एक स्पेसिफिक ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन है, और स्पेसिफिक वेन से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आया कहाँ पे? वेना कावा में। आर्टरी के स्पेसिफिक ब्रांच से वहां पे सप्लाई हुआ। तो ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तो हर एक ऑर्गन में एक स्पेसिफिक ब्रांच आर्टरी का सप्लाई करेगा, या नॉन स्पेसिफिक ब्रांच आर्टरी का सप्लाई करेगा? बोले तो स्पेसिफिक नहीं करेगा। हाँ ठीक है। अब देखो, अब होता क्या है, इस बात को समझो। जैसे कि मान लो ये एओर्टा है, ये एओर्टा है। अब इस एओर्टा, एक मेन ब्रांच है एओर्टा का, यहाँ से निकला है एओर्टा, इधर से निकला है। अब इसके बहुत सारे ब्रांचेज हुए हैं। अब इसमें से एक ब्रांच को मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक ब्रांच है इसमें से, ये, चलो इसको पूरा, ये इसको हम ऐसे करते हैं आप लोग की आसानी के लिए, थोड़ा ज़्यादा अच्छे समझ में आए। ये मान लो ये एओर्टा है, ये क्या है? एओर्टा है। ये ऐसे मान लो समझाने के लिए, ये एओर्टा है, इधर से ब्लड जा रहा है। अब इस एओर्टा के क्या होते हैं ना, बहुत सारे ब्रांचेज हो गए हैं। ठीक है, बहुत सारे ये क्या है? ये एओर्टा है। इस एओर्टा के बहुत सारे ब्रांचेज हो गए। इनमें से ये ब्रांच किसी ऑर्गन को सप्लाई हुआ, ये किसी दूसरे ऑर्गन को, ये किसी तीसरे ऑर्गन को, ये किसी और ऑर्गन को, ये कुछ और किसी और ऑर्गन को, ये किसी और ऑर्गन को, ये किसी और ऑर्गन को। ठीक है ना? उसके बाद ये ऑर्गन है, तो यहाँ पे ये कैपिलरी में डिवाइड होगा। ये ऑर्गेन्स हैं, मतलब मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, ये कोई सा भी ऑर्गन है, समझ लें। और उसके बाद इस ऑर्गन से ब्लड जो है ना, ड्रेन होता है। कहाँ पे ड्रेन होता है? इसमें। और ये सारे ड्रेन होके कहाँ जाएंगे? ये सब कहाँ ड्रेन हो रहे हैं? ये सब कहाँ ड्रेन होंगे? बोलो, कहाँ पे ड्रेन होंगे? अभी समझिए बात को, कहाँ ड्रेन होंगे? बोलो भाई। वेना कावा में, चाहे सुपीरियर वेना कावा हो या इन्फीरियर वेना कावा हो, ड्रेन तो होंगे वेना कावा में। ये वेना कावा है। अब देख रहे हो, दो को हमने वेना कावा। तो भाई हर एक ऑर्गन के लिए एक स्पेसिफिक ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई है कि स्पेसिफिक वेन से उससे
वेना कावा में जा रहा है। तो ये क्या चीज है आपका, ये है आपका वेना कावा। अब देखो यहां से इस चीज को देखो, इस चीज को देखो, ये जो है ना इस ऑर्गन से, कौन से, इस ऑर्गन से, बे चल जा मेरी जान, इस ऑर्गन से और इस ऑर्गन से, दो ऑर्गन हमने देखा है। इस ऑर्गन से ये डायरेक्टली वेना कावा में नहीं जा रहा है, बल्कि ये किसी अनदर टिश्यू को सप्लाई कर रहा है, अनदर ऑर्गन को सप्लाई कर रहा है। यहां से ये किसी अनदर ऑर्गन को सप्लाई कर रहा है। उसके बाद फिर इस अनदर ऑर्गन से, किससे, इस अनदर ऑर्गन से ब्लड तब वेना कावा में जाएगा। तो ये कुछ अनयूजुअल हो गया कि नहीं, मतलब जो नॉर्मली ज्यादातर केसेस में था वो हो गया क्या। अभी भेजूंगा बेटा पट्टा, बिल्कुल बेफिक्र रहो, नहीं हुआ अनयूजुअल टाइप से। इन दोनों ऑर्गन में आप देखो, खुद देखो, नॉर्मली क्या हो रहा है, एक ऑर्गन में यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कहा बताओ तो, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई अभी नहीं, अभी आपको नहीं दिखा है, बल्कि यहाँ पे एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ब्लड जा रहा है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। ताहा, ये बात समझ में आई कि नहीं आई सैयद ताहा। ज्यादातर केसेस में क्या होता है, तो यहाँ पे कुछ अनयूजुअल चीज होता है। इसका मतलब ये नहीं कि इन ऑर्गन्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलता है, इन ऑर्गन को भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है। क्या होता है ना, यहाँ से आपके एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड की है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड की है। तो फिर ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये चीज यहाँ पे थोड़ा सा अजीब टाइप से हो रहा है कि भाई एक ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दूसरे ऑर्गन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रहा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड की उसमें सप्लाई हो रही है, लेकिन फिर भी ये नेचर ने ऐसा बनाया। तो क्यों बनाया वो भी बताएंगे, लेकिन पहले ये समझिए कि जो ये अनयूजुअल टाइप का वेन है, जो यूजुअल नहीं है, जो ज्यादातर केसेस में नहीं है, इस अनयूजुअल वेन को, किसको, इस अनयूजुअल वेन को क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं बताइए। इस अनयूजुअल वेन को, जो एक ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दूसरे ऑर्गन में सप्लाई करता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिएटिव, बताइए। एनीवन, एनी वाइल्ड गेस। सुमैया इलियास ने कहा पोर्टल वेन, बिल्कुल सही आंसर है। इस अनयूजुअल वेन को, जो कि नॉर्मली नहीं देखा जाता है, लेकिन यहाँ पे मतलब नॉर्मली नहीं कह, सॉरी, यूजुअली नहीं देखा जाता है। नॉर्मली तो मतलब ये एबनॉर्मल नहीं है, नॉर्मल ही है। यूजुअली नहीं देखा जाता है, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर्स में ऐसा होता है कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक पर्टिकुलर वेन लेके जा रहा है। तो इस जो इंटरमीडिएट वेन है, इसका नाम है, इसका नाम है, अभी आप में से कई सारे बच्चों ने दिया है आंसर, समन ने दिया है, सऊद ने दिया है, मदिया ने दिया है, पोर्टल वेन। अब हमारे बॉडी में कितने पोर्टल वेन हैं, ह्यूमन के बॉडी में कितने पोर्टल वेन हैं, इस तरह का कितना स्ट्रक्चर है ह्यूमन की बॉडी में, पोर्टल वेन कितना है। तो इंसान के बॉडी में 2 पोर्टल वेन है। कौन से, इंसान की बॉडी में कितना, 2 पोर्टल वेन है, बाकी दूसरे ऑर्गन इनमें। तो ये पोर्टल वेन क्या करता है, एक ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, तो हम पोर्टल वेन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, पहले समझ लो क्यों होता है, वो बाद में बताएंगे। पोर्टल वेन ब्रिंग deoxygenated blood from one organ to another organ, one organ to another organ। इसको हम कौन सा वेन कहते हैं, पोर्टल वेन। कौन सा वेन कहते हैं, पोर्टल वेन। अब देखो पोर्टल वेन कितने तरह का होता है, तो पोर्टल वेन कई तरह, 3 तरह के होते हैं, लेकिन इंसान में, मैमल्स में सिर्फ 2 तरह के होते हैं। ये पोर्टल वेन का जरूरत क्या है, एनी वाइल्ड गेस। एनी वाइल्ड गेस बताओ भाई, व्हाट इज द नीड ऑफ पोर्टल वेन, क्यों ऊपर वाले ने पोर्टल वेन बनाया है। तो देखो मैं समझा रहा हूं, सपोज करो, मान लो ये आपका कलेजी है,
व्हाट इज दिस? दिस इज योर पर्सनल प्राइवेट लीवर। ए चुप, ब्लड को प्यूरिफाई करना, ये आपका लीवर है। अब लीवर से खून, सॉरी ये लीवर कह रहा हूं, सॉरी फॉर दैट, ये आपका, ये स्ट्रक्चर आपका स्टोमिक प्लस स्मॉल इंटेस्टाइन प्लस लार्ज इंटेस्टाइन प्लस स्प्लीन प्लस पैंक्रियाज, इन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। सुन लो किसको किसको, ये स्ट्रक्चर क्या है? तो ये स्ट्रक्चर है आपका स्टोमिक, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मैं इधर लिख रहा हूँ, प्लस स्मॉल इंटेस्टीन प्लस लार्ज इंटेस्टीन प्लस स्प्लीन प्लस लीवर प्लस पैंक्रियाज, ये सारा स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट। इन सारे ऑर्गेन से जितने भी वेन हैं वो सारे वेन यूनाइट होके ये एक सिंगल वेन बनाते हैं, ये एक सिंगल वेन बनाते हैं। इस सिंगल वेन से अल्टीमेटली कहाँ पहुंचता है? बोलो भाई, ब्लड कहाँ पहुंचता है? ये इसमें है, ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? लीवर। ये रिप्रेजेंट कर रहा है लीवर को। तो आप खाना खाते हो, मान लो मुसाहिब बशीर ने खाना खाया, समन ने दारू पिया, आस्था ने शराब पिया, तो ये सब पीने के बाद ये सब कहाँ गया? डाइजेस्टिव कैनाल के अंदर गया। आपके स्प्लीन से कुछ भी निकला, लीवर से कुछ भी, सॉरी लीवर है यहाँ पे, हमने क्या लिख दिया यार, लीवर क्यों लिखेंगे? स्प्लीन प्लस पैंक्रियाज, सॉरी फॉर दैट, ठीक है ना। स्प्लीन से कुछ भी निकला, पैंक्रियाज से जो भी हार्मोन हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी एब्जॉर्ब हुआ, स्टोमक से जो भी एब्जॉर्ब हुआ, सब कहाँ पहुंचेगा? लीवर में। तो लीवर क्या करेगा? उसके साथ गेम खेलेगा। क्या खेलेगा? गेम खेलेगा। आपने खाना खाया, आपने पिया, अभी आम का मौसम है, आप आम बहुत सारा खा लीजिए, जैसे आज दिन में मैंने 3 आम खाए। अब आम में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? ग्लूकोज की फ्रक्टोज की गैलेक्टोज? बोलो भाई, ग्लूकोज फ्रक्टोज और गैलेक्टोज? फ्रक्टोज। लेकिन फ्रक्टोज खाया हमने, यहाँ पे हमारे फ्रक्टोज था, यहाँ पे क्या चीज था? फ्रक्टोज। लेकिन ये जैसे लीवर में पहुंचा, लीवर ने क्या किया? फ्रक्टोज को किसमें चेंज कर दिया? ग्लूकोज में। तो लीवर क्या कर रहा है? बॉडी के नीड के हिसाब से आपके फूड को ये कर रहा है। आपने लगातार, मुझे बहुत प्यास लगी थी, 5 गिलास शरबत पी लिया, बहुत सारा ग्लूकोज आ गया हमारे बॉडी। अब बहुत सारा ग्लूकोज हुआ तो लीवर जाके उसको क्या किया? जो एक्सेस ग्लूकोज है उसको स्टोर कर लिया, जितना नीड की बॉडी को, सेल को नीड है, उतना ही ग्लूकोज रिलीज किया। तो लीवर ने क्या किया? अब मान लिया आप में से किसी ने, जैसे बुसरा ने थोड़ा सा जहर खा लिया घर वालों को डराने के लिए, मरने के लिए नहीं, घर वालों को सिर्फ डराने के लिए। घर वाले जो 24 घंटा कहते हैं पढ़ो 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 पढ़ो, तो उनको डराने के लिए बहुत 1 ग्राम का 1000वां हिस्सा खा लिया, लेकिन बुसरा मरी नहीं, बल्कि एकदम जिंदा। लेकिन घर वाले डर गए, आगे से कोई कह रहे हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो इसने क्या किया? ये जानती है कि होना क्या है। अब जहर गया, बहुत थोड़ा सा अमाउंट गया ना, तो लीवर के पास ये पावर क्या है कि थोड़ा बहुत जहर को भी वो डिटॉक्सिफाई कर सकता है। तो लीवर ने क्या किया? उस जहर को डिटॉक्सिफाई कर दिया। क्या कर दिया बेटा? डिटॉक्सिफाई कर दिया। अब डिटॉक्सिफाई किया तो उस जहर का इफेक्ट नहीं रहा बॉडी पे। तो ये क्या करता है? कुछ वाइटल सब्सटेंस को एक ऑर्गेन से दूसरे ऑर्गेन में ले जाता है, और दूसरा ऑर्गेन उसके साथ उसको प्रोसेस करता है। इसीलिए पोर्टल सिस्टम की जरूरत है। तो ये कहलाता है हिपैटिक पोर्टल वेन। इस वेन का नाम क्या है? इस वेन का नाम क्या है? हिपैटिक पोर्टल वेन। समझ में आया बुसरा, समन, फैजी, उजैर साहब, समझ में आया? ठीक है ना। इस वेन को हम क्या कहते हैं? क्योंकि ये लीवर में जा रहा है तो हम कहेंगे हिपैटिक पोर्टल वेन। पोर्ट का मतलब क्या होता है? एक जगह से बंदरगाह। बंदरगाह का काम क्या होता है? समुद्र में एक जगह से दूसरी जगह सामान को पहुंचाना। तो यहां से सामान को उठाया और यहां पहुंचाया। अब देखो दूसरा स्ट्रक्चर, मान लो ये प्रभांशु सिंह का हाइपोथैलेमस है। क्या है? हाइपोथैलेमस है। और ये प्रभांशु का ही क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी है, लेकिन अभी सीधे से पिट्यूटरी ग्लैंड लिखते हैं। अब हाइपोथैलेमस में इसके बहुत सारे ऐसे हार्मोन सिंथेसिस होते हैं जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड पे वर्क करते हैं। तो हाइपोथैलेमस से वो बिना सर्कुलेटरी सिस्टम में गए हुए डायरेक्ट हाइपोथैलेमस से कहां पहुंचा? पिट्यूटरी ग्लैंड में। पिट्यूटरी ग्लैंड में जाके कुछ काम कराया। तो यहां से कुछ स्पेसिफिक और स्ट्रक्चर को यहां पे पहुंचाया कि नहीं? तो इसका नाम क्या है? हाइपोफिशियल पोर्टल वेन।
क्या नाम है इसका? हाइपोफिशियल। हाइपोफिशियल मतलब हाइपोथैलेमस, हाइपोफिशियल पोर्टल वेन। समझ में आया? इसका नाम क्या है? हिपैटिक पोर्टल वेन। तो पोर्टल वेन मैमल्स में सिर्फ दो तरह के होते हैं, लेकिन रेप्टाइल्स और उससे पीछे एप्स में भी होता है पोर्टल वेन, लेकिन बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता है। लेकिन रेप्टाइल्स और उससे सारे पीछे में एक और तरह का पोर्टल वेन होता है, उसको कहते हैं रीनल पोर्टल वेन। तो पोर्टल वेन का टोटल टाइप कितना है? आपसे पूछा जाएगा कि पोर्टल वेन कितने तरह के हैं, तो आप कहोगे 3 तरह के। हिपैटिक पोर्टल वेन, हाइपोफिशियल पोर्टल वेन, और तीसरा रीनल पोर्टल वेन। अब देखो, ये सारे वर्टिब्रेट्स क्या, हाँ सारे वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं, इवन कॉर्डेट्स में पाए जाते हैं, लेकिन एब्सेंट इन मैमल्स, ये एब्सेंट इन मैमल्स, वेरी लिटिल डेवलप्ड इन एप्स। सीन इन रेप्टाइल्स। उसके बाद बोलो, रेप्टाइल्स के बाद अभी दिखा रहा हूं बेटा। रेप्टाइल से पहले क्या होता है? एम्फीबियन, सारे पाइसेस में, ऑर्गनेटा में। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या करता है, ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज मुझे मालूम है लेकिन बताऊंगा नहीं, ये जरूरत नहीं है जानने की। तो पोर्टल सिस्टम का कंसेप्ट समझ में आया? पोर्टल सिस्टम का कंसेप्ट समझ में आया? पहले ये बताओ, YIN लिखो। सिर्फ अफीफा को समझ में आया? चलो तो मैं फोटो दिखाता हूँ अब। चलो अच्छी बात है, गुड। इसका मतलब मैं पढ़ा लेता हूँ। चलो देख लो, मैं इसको छोटा करता हूँ। क्या छोटा कैसे हो सकता है यार? ऊपर नीचे पड़ रहा हो रहा है। देख लो देख लो देख लो, इसमें लिख दो बिना कहा, लिखा तो हुआ है। ठीक है ना? चलो तो ये बात हो गई पोर्टल सिस्टम की। चलो अब एनसीईआरटी के बुक में पोर्टल सिस्टम की थोड़ी सी बात लिखा है, तो मैं पूरा एनसीईआरटी डबल सर्कुलेशन और ये सारी चीजें एनसीईआरटी में दी हुई हैं। बाकी ये पोर्टल देखो, ये तीनों दिया हुआ है, ये आप पढ़ लेना, रीडिंग मार लेना, लेकिन ये आपके लिए कोई मतलब बहुत जरूरी नहीं कि आप इसको पूरा लाइन बाय लाइन, जितना कंसेप्ट बताया वही याद रखना, लेकिन इसमें मतलब कोई जरूरी नहीं कि आप लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड एकदम बिल्कुल इसको समझें। एक चीज पोर्टल वेन का बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे अभी ध्यान आया। देखो नॉर्मली किसी वेन की बिगिनिंग किस चीज से होती है? वेन बिगिन फ्रॉम, बोलो भाई, वेन बिगिन फ्रॉम कैपिलरीज और स्टार्ट फ्रॉम कैपिलरीज, but can when end in capillaries or not? When end in capillaries or not? दूसरा ने लिखा नो, बाकी लोग, ताहा ने लिखा नो, ठीक है ना, दिव्या ने भी लिखा नो। चलो लेकिन मैं बता रहा हूँ, आप इस डायग्राम को गौर से देखो। ये यहाँ पे कैपिलरीज है और कैपिलरी से वेन बना, ये वेन में, यहाँ पे भी कैपिलरीज है, ये वेन बना, ये क्या बना? वेन। इसके बाद फिर ये किसमें खत्म हुआ? कैपिलरीज में। तो यहाँ पे ये जो पोर्टल वेन होता है, इन बिगिन फ्रॉम कैपिलरीज एंड इन कैपिलरीज। पोर्टल वेन बिगिन फ्रॉम कैपिलरीज एंड इन कैपिलरीज। समझ में आ रहा है बात? पोर्टल वेन बिगिन फ्रॉम कैपिलरीज एंड इन, ये थोड़ा सा यूनिक बात है, जो खाली पोर्टल वेन में नहीं दिखाया जाता है, ये अल्सो दिखाया जाता है किसमें? किडनी के अंदर ये इस तरह का स्ट्रक्चर देखा जाता है, जो कि सप्लाई का किसमें एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल के रिस्पेक्ट में, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के रिस्पेक्ट में। लेकिन आपको अभी वो बात नहीं बताएंगे, लेकिन ये बहुत यूनिक टाइप का है, जो दो जगह देखा जाता है, किडनी में
और एक पोर्टल वेन के कंसेप्ट में। तो ये बात समझ में आया कि आपको कहे कोई कि पोर्टल वेन, तो कहीं पे लिखा हो पोर्टल वेन में क्या खास बात है, तो बिगिन फ्रॉम कैपिलरीज एंड इन कैपिलरीज। ये सबको समझ में आया ये बात? अगर समझ में आया तो आज जल्दी हाथ रेज कर दो। सिर्फ 5 बच्चों को समझ में आया, सिर्फ 6 बच्चों को समझ में आया, सिर्फ 7 बच्चों को समझ में आया, कैसे काम चलेगा? अरे कितना 50 बच्चे 45 बच्चे क्लास करो तो कम से कम 40 बच्चे, जो कम से कम 10 बच्चे का तो उठना चाहिए हाथ में, ठीक है ना? इसका मतलब है कि आप लोगों को समझ में आ गया, 10 प्लस हो गया, ठीक है ना? चलिए अच्छी बात है, गुड। तो ये बात आपको याद रखना है। अब आपके एनसीईआरटी की बुक में क्या है, इसमें देखो ये जो है ना पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे एक बार रीडिंग मार लेना, लेकिन अभी पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको रीनल पोर्टल वेन भी हमने समझाया नहीं है, रिलेवेंट प्लेस पे समझाएंगे। कहाँ पे? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड डेलिमिनेशन में। ये हाइपोफिशियल पोर्टल वेन जब इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाएंगे तब। हिपैटिक पोर्टल वेन हमने समझा दिया आपको जो जितना जरूरत है, ठीक है ना? तो अब आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा है, तो देखो एनसीईआरटी में डबल सर्कुलेशन में क्या क्या लिखा है। द ब्लड फ्लो is strictly by a fixed route through blood vessel, the artery and vein. Basically each artery and vein consists of 3 layers: an inner lining of squamous epithelial tunica intima, a middle layer of smooth muscle and elastic fiber tunica media, and external layer of fibrous connective tissue with collagen fiber, the tunica externa. tunica externa में क्या होता है? कोलाजन फाइबर भी होता है, ये बात शायद हमने नहीं बताया था। उसमें tunica externa में कोलाजन फाइबर होता है, चूंकि वो मजबूत रहे। आपने सुना है ना मम्मी का नाम? मम्मी का नाम सुना है? मम्मी क्या है? व्हाट इज मम्मी? आप आपकी मम्मी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपके मम्मी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने मम्मी की बात नहीं कर रहा हूँ। वो वाले मम्मी, इजिप्ट वाली मम्मी। हाँ, इजिप्ट नहीं, वहाँ पे भी, चाइना में भी बहुत सारी मम्मी है। क्या है ये, क्या है? व्हाट इज मम्मी? नाजरीन क्या है मम्मी बेटा? बात डेड बॉडी कवर्ड विथ क्लॉथ बोल रही है आस्था। प्रिजर्व डेड बॉडी, उसमें क्या प्रिजर्व रहता है उसमें? हाँ बताओ, क्या गोश्त प्रिजर्व रहता है उसका? समन ने बोला स्टफ्ड डेड बॉडी। क्या होता है स्टफ्ड? उसमें क्या प्रिजर्व रहता है? आत्मा, बोन, होल बॉडी। क्या गोश्त वो सब प्रिजर्व रहता है? नहीं बेटा, गोश्त वो सारे प्रिजर्व नहीं रहते हैं, ठीक है ना? चमड़ा रहता है और आर्टरी रहता है मेनली। बोन तो रहेगा ही रहेगा, बोन तो ऐसे भी प्रिजर्व रहता है, फेंक दो कहीं तब भी बोन ऐसे ही रहेगा। चमड़ा रहता है उसमें, ठीक है ना? और आर्टरी वगैरह रहता है। आर्टरी क्यों प्रिजर्व रहता है? ड्यू टू ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना में जो कोलाजन फाइबर होता है ना, डिग्रेड नहीं होता है, ठीक है ना? कोलाजन फाइबर, हाँ, उसमें कोई ऑर्गेन भी अंदर में नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है। उसके अंदर में बिल्कुल कोई ऑर्गेन नहीं होता है, सारा आंतरिक पचौनी सब निकाल दिया जाता है, ठीक है ना? तो ट्यूनिका एक्सटर्ना में कोलाजन, द ट्यूनिका मीडिया इज कंप्लीट थिन इन द वेन, ये सब बता चुके हैं आपको। एज मेंशन द ब्लड पंप बाय राइट वेंट्रिकल इंटर इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, वेयर लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ब्लड इनटू द एओर्टा, सब बता चुके हैं। दैट द ऑक्सीजन ब्लड पंप इनटू द पल्मोनरी आर्टरी इज पास ऑन टू द लंग्स फ्रॉम वेयर द ऑक्सीजन ब्लड कैरीड आउट carried by the pulmonary vein into the left atrium. This pathway constitutes pulmonary circulation. ये सब बता चुके हैं। The oxygen blood entering the aorta is carried by a network of artery and coupled to the tissue from where the oxygen was collected by a system of venule, vein and vena cava and tied into the right atrium. This is the systemic circulation. The systemic circulation provides nutrients, oxygen and essential substance to tissue and take carbon dioxide and other harmful substances away for elimination. A unique vascular connection exists between the digestive tract and liver called hepatic portal सिस्टम। आपके बुक में सिर्फ हिपैटिक पोर्टल सिस्टम का डिस्कशन किया है। द हिपैटिक पोर्टल वेन कैरी ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लिवर बिफोर इट इज डाइवर्ट टू द सिस्टम। अ स्पेसिफिक कोरोनरी सिस्टम, बस इतना ही लिखा है। अ स्पेसिफिक कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी एक्सक्लूसिवली फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम द कार्डियक मस्कुलेचर। तो समझ में आ गया, ये बात आपके एनसीईआरटी में लिखा है। लेकिन इतना से काम आपका नहीं चलेगा जब तक कि आप चीज़ों को क्लैरिफाई नहीं करेंगे, जो कि मैंने बता दिया आपको। समझ में आया ना बात? सुनिए, यही एनसीईआरटी में है। अब देखो, ये डायग्राम तो आपको समझ में आ रहा है, ये वाला डायग्राम, दिस डायग्राम आप एबुल है समझने में? बताइए, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, आप लोगों में से कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तो देखिए इसको गौर से और देख के बताइए आप में से किसको किसको ये समझ में आ रहा है। मैं पानी पीऊँ।
सिर्फ जागृति को समझ में आया और किसी को नहीं आया? समझ में आया तो वाई लिखो, नहीं समझ में आया तो मैं समझा रहा हूँ। किसी ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया? मुजब्बिर? हाँ, अच्छा एक बार बता देता हूँ, अभी बताता हूँ बेटा। इसमें दिल के टुकड़े, इस दिल के टुकड़े 1000 नहीं हुए, 2 हुए हैं। इस दिल के टुकड़े 2 हुए हैं। ये इधर में लेफ्ट साइड, इधर में राइट साइड। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकला? एओर्टा। ये एओर्टा पूरे बॉडी को जाके सप्लाई किया। ये एओर्टा क्या किया? होल बॉडी को सप्लाई किया, और सप्लाई करने के बाद कहाँ पर सप्लाई? बॉडी पार्ट्स में गया, और बॉडी पार्ट से वापस खून को ड्रेन किया, और ड्रेन करने के बाद राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल से, और अल्टीमेटली प्राइमरी आर्टरी से पूरे बॉडी में गया। यही है बात, और कुछ नहीं है। बस इसने 2 पार्ट में अलग अलग कर दिया, राइट और लेफ्ट साइड में। समझ में आया ना? तो इसमें सिस्टेमिक सर्कुलेशन कौन सा है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन शुरू कहाँ से हुआ? यहाँ से। सिस्टेमिक सर्कुलेशन की स्टार्ट कहाँ से हुई? तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन का स्टार्ट यहाँ से हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल से, और एंड कहाँ पे हुआ? राइट एट्रियम में। उसी तरह से पल्मोनरी सर्कुलेशन का बिगिनिंग कहाँ से हुआ? तो पल्मोनरी सर्कुलेशन का बिगिनिंग हुआ यहाँ से, लेफ्ट वेंट्रिकल से, सॉरी राइट वेंट्रिकल से, और एंड कहाँ पे हुआ? लेफ्ट एट्रियम में। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है? सॉरी, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आर्टेरियल सिस्टम में क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेनस सिस्टम में क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी सर्कुलेशन में इसका अपोजिट होता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन में पल्मोनरी वेन में क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सॉरी पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये उल्टा हो जाता है आर्टरी और वेन का इसमें कंसेप्ट, ठीक है। लेकिन आर्टरी हमेशा टेक द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, एंड वेन ऑलवेज गिव द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। तो ये हो गया इस डायग्राम की बात। अब जो है इसके बाद हमारे एनसीईआरटी के बुक में कौन सा टॉपिक है, तो वो मैं आपको अभी 1 मिनट में बताता हूँ। इसके बाद जो टॉपिक है ईसीजी है। कौन सा? आई थिंक ईसीजी जो इससे पहले ही है, लेकिन मैंने उसको जानबूझ के बाद में कहा था कि कराऊंगा, कि पहले, अरे यार आ जा नीचे, एक सेकेंड रुक जाइए। कार्डियक साइकिल आप लोगों को पढ़ा ही दिया। हाँ, ईसीजी अब है, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा? डिसऑर्डर ऑफ रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। पहले ईसीजी पढ़ा देता हूँ, उसके बाद रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, जो कि दोनों मैं कल करूँगा। और 2 दिन में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ऐसा किसी का कोई क्वेश्चन था जिसने हमसे दिन में पूछा था? हमने कहा बेटा रात में क्लास में पूछ लेना। किसका था क्वेश्चन? प्लीज सेंड द क्वेश्चन। हाँ पूछो पूछो। समन एक बार प्लीज से व्हाट्सअप कर देता हूँ दोबारा। समन दोबारा व्हाट्सअप कर दो बेटा मुझे। जिनको जिनको क्वेश्चन पूछना है, जो जो पूछना है पूछ लो। बीटीएस के जो जो क्वेश्चन है, जिनको जिनको क्वेश्चन पूछना है जल्दी से व्हाट्सअप करो मुझे। मैं अभी अभी इसी में बताते चलता हूँ। जिनको जिनको पूछना है बीटीएस का क्वेश्चन पूछ लो भाई। जो जो क्वेश्चन नहीं है समझ में आया? हाँ, एक क्वेश्चन था, अरे क्वेश्चन तो बोलो, ये क्वेश्चन था पहले क्वेश्चन। अच्छा ये वाला क्वेश्चन मेरे पास है क्वेश्चन, भाई आ गया ये क्वेश्चन इनका है। तो ये क्वेश्चन समन ने भेजा है सर, कि अ पर्सन विथ एबी ब्लड ग्रुप। देखो, हाँ स्क्रीनशॉट भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। अ पर्सन विथ एबी ब्लड ग्रुप हैज ए एंड बी एंटीजन ऑन हिज प्लाज्मा। तो ये सही है कि गलत है? बताओ भाई। समन आप बताइए बेटा। एक पर्सन एबी ब्लड ग्रुप वाला है, तो उसके ये सही है या गलत है? गलत है, कि प्लाज्मा में उसके थोड़े एंटीजन होता है। एंटीजन तो आरबीसी सरफेस पे होता है। अरे बेवकूफ, और पर्सन विथ एबी ब्लड ग्रुप में एंटीजन आरबीसी पे होता है कि प्लाज्मा पे होता है? और तब बोल रहा है सही है, मारेंगे 2 मुक्का सही कर देंगे। ये गलत ना है। प्लाज्मा में थोड़ी होता है, आरबीसी पे होता है ना एंटीजन। ठीक है, समझ में आया? तब लैक एनी एंटीबॉडी ऑन आरबीसी प्लाज्मा में होता है कि एंटी इसमें होता है? आरबीसी में होता है, आरबीसी पे होता है। बता भाई, एंटीबॉडी कहाँ पे होता है? प्लाज्मा में या आरबीसी पे? नो वन इज गिविंग द प्लाज्मा में। तो ये गलत है कि सही है? ये गलत है कि सही है?
बोलो गलत है। कैन डोनेट ब्लड टू, क्या ए बी एंटीजन वाला ऑल अदर ग्रुप को दे सकता है? ये वाला सही है कि गलत है? ये वाला बोलो, जल्दी बोलो, ये गलत है कि सही है? गलत बोलो, जी लिख दो, गलत है। तो अब इसमें क्या आपको परेशानी है? कैन रिसीव ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम अ पर्सन ऑफ हिज ओन ब्लड ग्रुप, इसमें क्या गलत है? इसमें भाई अपने ब्लड, जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले से रिसीव नहीं कर सकता, कर सकता है कि नहीं कर सकता है? ओनली थोड़ी लिखा है इसमें, आगे ना समझ में, दिमाग का अप्लाई कीजिए। अब बाकी कौन, किसी ने और किसी का क्वेश्चन आया मेरे पास? किसी ने भेजा अपना क्वेश्चन? भेजो भाई, क्वेश्चन भेजो ना जल्दी से। एनी मोर क्वेश्चन? क्वेश्चन नहीं भेजो तो हम एक एक वर्ड नहीं, डाउट नहीं, इंडिविजुअल सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं बताएंगे। बोलो। हाँ, ये क्वेश्चन किसना है? नाम कौन तुम भेजियो? कौन हो तुम? कौन हो तुम? नाम क्या है तुम्हारा? नाम तो बोलो, नाम ही नहीं बोलते। ना तो बोलो, मैं आंसर नहीं बताऊंगा। ये क्वेश्चन किसी ने भेजा है, नाम बोलो, नहीं बोलो तो हम नहीं बताएंगे आंसर। नाम बताओ कि कौन भेजा है, किसने? हाँ, मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, मेरे पास क्वेश्चन नहीं है बेटा, क्वेश्चन नहीं है मेरे पास। आर्टिफिशियल पेस मेकर इज ट्रांसप्लांटेड मोस्टली इन, देखो आर्टिफिशियल पेस मेकर जो होता है ना, कई जगह पे लगाया जाता है, लेकिन मोस्टली कहाँ पे लगाया जाता है? बिलो द कॉलर बोन। कहाँ लगाया जाता है? बिलो द कॉलर बोन। नहीं तो क्वेश्चन मैं कल मंगवा लूंगा, तो कल मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। तो बिलो द कॉलर बोन, समझ में आया? क्या है? कॉलर बोन के बिलो, समझ में आया बात? ये मैंने बताया भी था सारी बात। अब कौन सा क्वेश्चन है? 170। हाँ, जो क्वेश्चन कैसे ही भेज दो। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, अच्छा क्वेश्चन है, और आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए था आई थिंक। देखो आप लोगों से ज्यादातर बच्चों ने ये किया होगा, एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन, ये ना किया है? ये क्वेश्चन नंबर 170 आपके स्क्रीन पे है ना? ठीक है ना, आपने से मैक्सिमम बच्चों ने यही किया है ना? अब एनसीईआरटी का बायोमोलिक्यूल का बुक खोलिए, एनसीईआरटी के बायोमोलिक्यूल चैप्टर को खोलिए आप, मैं भी आप लोगों को खोल के दिखाता हूँ। एनसीईआरटी का बायोमोलिक्यूल खोलिए आप लोग, मेरे पास तो है नहीं, लेकिन मैं खोलने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए वहां पे एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन नहीं लिखा है, एनसीईआरटी में क्या लिखा है आप देखिएगा, उसमें सिर्फ ग्लूकोसेमाइन लिखा है। इसी वजह से, हालांकि इसका आंसर क्या होगा? एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन ही होगा, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी में जो बात लिखा हुआ है, तो हमें पहले किसको मानना है? सादिक सर के बात को या एनसीईआरटी को? हाँ, सादिक सर के बात को नहीं मानना है। हमने लिखवाया है, ये सही है, बाई चांस मुझे दिमाग से उस वक्त बताना भूल गया था मैं, ये एनसीईआरटी में ये लिखा है, लेकिन आपको ग्लूकोसेमाइन ही आंसर लगाना है। जब एनसीईआरटी का बात है तो एनसीईआरटी की ही बात को मानना है, समझ में? नहीं, जानबूझ के ये क्वेश्चन इसीलिए दिया था, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हाँ भाई एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस। नहीं लिखा है जी, एनएसटाइल नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, तुम खोल के देखो, नहीं लिखा है, तुम देखो ये कौन बोला कि एनएसटाइल लिखा है? जिसने भी बोला है, किसी ने मोहसिन मसूदी ने, देखो बेटा खोल के देखो। अब हमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर डेंटल कंडीशन, अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन तुम लोगों को मैंने उससे मिनरल से दे दिया था, चलो मैं बता देता हूँ। हालांकि ये बाद में हम पढ़ाएंगे आपको। कॉपी नहीं होता रे इसका, कॉपी नहीं होता रे। इन्होंने क्वेश्चन पूछा हमसे, अरे मैं स्क्रीनशॉट ही लेता हूँ उसका। सबका जुगाड़ है यार, आज के इंटरनेट के युग में सबका जुगाड़ है। इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, डेंटल कंडीशन that is characterized by hypermineralization of teeth enamel due to excess intake of fluorine। देखो आप ये भी याद करना, बाद में जब हम पढ़ाएंगे मिनरल्स, बताया ना विटामिन एंड मिनरल आपके सिलेबस में, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, नीट का क्वेश्चन है।
तो एक्सेस फ्लोरीन से होता है। किसकी वजह से होता है? एक्सेस फ्लोरीन से होता है। समझ में आया ना बात? जब एक्सेस फ्लोरीन आप पढ़ाएंगे मिनरल्स को तो और विटामिन को तो बताएंगे। अब हमें दिव्या शर्मा ने क्वेश्चन भेजा है, और किसने भेजा है? अननोन नंबर से आया है। नाम तो तुम लोग बताओगे नहीं, नाम लिख के भेजा करो यार, क्या तुम लोग इंसान हो, नाम भी लिखने में शर्म आता है। ठीक है ना? lungs are made up of air filled sacs, the alveoli. They do not clutch even after forceful expiration because of। ये हमने कब बताया है? ये क्वेश्चन आया था क्या? ये क्वेश्चन बीटीएस में था। ये तो आपका जब ब्रीडिंग एंड एक्सचेंज पढ़ाएंगे तब बताएंगे जी। अरे यार ये कैसे दे दिया उन्होंने? रेसिडुअल वॉल्यूम आंसर होगा, रेसिडुअल वॉल्यूम होगा, लेकिन ये क्वेश्चन बीटीएस में कैसे दे दिया उन्होंने डीपीपी में? अभी डाइसन एब्जॉर्प्शन का चलना चाहिए था आप लोग का। अभी इसके बाद इसका ये होगा, लेकिन हम पढ़ाएंगे जब ब्रीडिंग एंड एक्सचेंज पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे। पता नहीं कैसे दे दिया उन्होंने। चलिए इसका आंसर अभी ब्रीडिंग एंड एक्सचेंज में इसका एक्सप्लेनेशन बताएंगे। ठीक है। अब हमसे दिव्या शर्मा ने क्वेश्चन पूछा है, बता ही दिया आपने फ्लोराइड का। ठीक है ना? अब उसके बाद कीर्ति ने क्वेश्चन पूछा है 166। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज विथ रेफरेंस टू इंजाइम? इंजाइम के रेफरेंस कौन सा होगा? होलो इंजाइम इसका तो को इंजाइम प्लस को फैक्टर क्या होगा? होलो इंजाइम इसका अपो इंजाइम को इंजाइम कौन सा होगा? बोलो खुद, तुम लोग बताओ, आंसर बताओ। होलो को इंजाइम किसको कहते हैं, अपो इंजाइम किसको कहते हैं, ये बताओ। आंसर इसका क्या दिया है? 4 दे दिया है क्या? आंसर क्या दिया है? 2 ही ना दिया हुआ, कुछ और दिया है। तो क्या दिक्कत है इसमें? ये तो डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये पढ़ाया नहीं था। अपो इंजाइम प्लस को फैक्टर में को इंजाइम भी हो सकता है। बेटा इंजाइम का टॉपिक किए थे क्वेश्चन जब हमने पढ़ाया था। मैं बता रहा हूँ, आपने इंजाइम का कोई टॉपिक किया था, नोट्स होगा आपके पास, आप जाके खोलो, उसमें देखो होलो इंजाइम इसका तो क्या लिखवाया गया है। अपो इंजाइम प्लस को फैक्टर में क्या हो सकता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकता है, को इंजाइम भी हो सकता है, और मेटा देखो हम आपको हमने क्या बताया था, होलो इंजाइम मतलब कॉन्जुगेटेड इंजाइम। होलो इंजाइम मतलब कॉन्जुगेटेड इंजाइम। और इसमें एक इंजाइम में एक प्रोटीशियस पार्ट होता है, प्रोटीशियस पार्ट, और दूसरा नॉन प्रोटीशियस पार्ट। तो नॉन प्रोटीशियस पार्ट को हम क्या कहते हैं? को फैक्टर। क्या? को फैक्टर। अब को फैक्टर में कुछ भी हो सकता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकता है, को फैक्टर में क्या हो सकता है? को इंजाइम भी हो सकता है और मेटल आयन भी हो सकता है। समझ में आई बात? और प्रोटीशियस पार्ट को क्या कहेंगे? अपो इंजाइम। समझ में आई? बोलो कीर्ति, समझ में आई? कीर्ति समझ में आई? पहले ये बता तुम। चलो अब अपो इंजाइम प्रोटीशियस पार्ट को कहते हैं। हाँ बोलो। अब किसी और का भी शायद क्वेश्चन अभी आया मेरे पास, दिव्या शर्मा का। हाँ देखो ये क्वेश्चन थोड़ा इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन था, ये हमने आपको पढ़ाया नहीं था मुझे मालूम है, लेकिन इन्फॉर्मेटिव था तो मैं कहा कि बता देता हूँ कि बच्चे को कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। काइमोसिन किसका दूसरा नाम है? तो काइमोसिन इज अदर नेम ऑफ, काइमोसिन इज अदर नेम ऑफ रेनिन। ठीक है ना? ये याद करने वाला क्वेश्चन है, याद कर लेना। रेनिन का दूसरा नाम क्या है? काइमोसिन। RENNIN, RENIN नहीं, तो ये याद कर लेना। हाँ तो ठीक है, रेनिन है, काइमोसिन एक्शन होना है रेनिन। बोलो और कोई क्वेश्चन है? बोलो जल्दी भेजो भेजो। कोई बात नहीं, आज मेरे बच्चे नहीं है घर पे, तो इसलिए मैं तुम लोग को बहुत सारा क्वेश्चन का डाउट बता सकता हूँ, अदरवाइज लोग दिमाग खराब किए रहते हैं मेरा। है कोई और क्वेश्चन? है किसी के पास कोई और क्वेश्चन? चलो तो मैं चलता हूँ, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज, सब बखैर, मज़े लीजिए ज़िंदगी के। अच्छा भेजो ना आप, सुमैया इलियास भेजो, जल्दी भेजो। मैं वेट कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ कि तुम अभी भेजोगी। मैं अभी तुम्हारे आंसर क्वेश्चन का आंसर बताऊँगा, जल्दी भेजो।
बोलो भेजो। सुमैया बोल रही है जूलॉजी में मार्क्स नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं भाई? सब तो पढ़ा हुआ, कुछ नहीं आ रहा है कि आलतू फालतू कुछ ना है? बताओ पहले ये बताओ। सुमैया ने मुझसे कहा कि सर हमें कुछ गाइड कर दीजिए, जूलॉजी में मार्क्स नहीं आ रहा है। ज़्यादातर पढ़ाया हुआ क्वेश्चन रहता है या बहुत अनयूजुअल टाइप का क्वेश्चन रहता है? बताओ भाई। देखो सुमैया, मैं तुम्हारे में एक बताऊं, बुरा मत मानना बेटा, और शायद आप में से बहुत सारे बच्चों को। अब देखो, मुसाहिब करा कि मेरा सिर्फ जूलॉजी में ही आ रहा है, सुमैया बोल रही है कि जूलॉजी में मेरा मार्क्स नहीं आ रहा। देखो मैं बता रहा हूँ सुमैया, तुम गलती क्या कर रही हो। देखो इसको बुरा मत मानना, पहले बताओ कि बुरा नहीं ना मानोगी। बुरा नहीं ना मानोगी तब मैं बताऊंगा कि क्यों नहीं आ रहा है। चलो तो ठीक, सुनो अब मैं तुमको बता रहा हूँ। देखो क्या हो रहा है ना, तुम क्या करती हो, तुम क्लास में तो क्लास तो अटेंड करती हो, लेकिन नोट्स प्रॉपर नहीं पढ़ती हो, या क्लास से जो पीरियड बजाता है तुम सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ती हो। करती हो कि नहीं पढ़ती हो? सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ती हो कि नहीं पढ़ती हो? झूठ मत बोलना, बिल्कुल सच बोलना। अपने टीचर से और डॉक्टर से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक मतलब क्लासरूम का नोट्स वगैरह नहीं पढ़ती हो ना, यही गलती कर रही हो। देखो बेटा, 12 साल करीब हो गए, 11 साल, सैकड़ों डॉक्टर बना चुके हैं। हमें मालूम है कि हमें क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, क्या नेसेसरी है, क्या अननेसेसरी है। आप जो है मेडिकल इंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, इंट्रेंस में आपको अनडाउटेडली फिजिक्स का भी उतना ही वैल्यू है, केमिस्ट्री का भी उतना ही वैल्यू है, बॉटनी का भी उतना ही वैल्यू है, जूलॉजी का भी उतना ही वैल्यू है। लेकिन आप वंस यू इंटर इनटू मेडिकल कॉलेज, द मोस्ट वैल्यूएबल सब्जेक्ट कौन सा होगा आपके लिए, ये बताओ। जो आपका बेस बनाएगा, जो नींव बनाएगा, जूलॉजी बनाएगा, इसके अलावा कोई नहीं सब्जेक्ट है। तो जूलॉजी में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि वो मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली इंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से खाली नहीं आए, बल्कि आपको आगे के लिए भी दिया जाए। इवन इंट्रेंस में भी, मेडिकल इंट्रेंस में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जूलॉजी से रिलेटेड, कि आपको आगे के लिए, क्योंकि जहां से आपको जाना है, जो आगे आपको जिस चीज को कैरी करना है वो जूलॉजी कैरी करना है, आपको फिजिक्स नहीं कैरी करना है, केमिस्ट्री नहीं कैरी करना है, बॉटनी नहीं कैरी करना है। कुछ टॉपिक जेनेटिक्स है, जैसे बॉटनी वाले सर पढ़ाते हैं, हालांकि जेनेटिक्स कॉमन टॉपिक है, जूलॉजी बॉटनी कोई भी पढ़ा सकता है। सेल बायोलॉजी कॉमन टॉपिक है, बायोटेक्नोलॉजी कॉमन टॉपिक है, जूलॉजी बॉटनी कोई भी पढ़ा सकता है। तो सिर्फ उसका वो पोर्शन को कैरी करना है। तो इसलिए आप जो है ना, प्लीज क्लासरूम में पूरा ध्यान दो। समझ रहे ना बात को? आप जो कि बिल्कुल कम ध्यान देते हो, मुझे मालूम है। दूसरा, आप क्लासरूम में जो भी मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ उसको जरूर नोट्स करो, और आप जो पीडीएफ भेजा जा रहा है उसको भी पढ़ने की कोशिश करो, और वीडियो लेक्चर को आप बहुत सिंसियरली सुनो। अगर मान लिया कहीं पे कोई कम से कम 50, पहले मैं जो बताया वो समझी कि नहीं? मेरे बात को समझी कि नहीं तुम, ये बताओ सुमैया। तो इस पे अमल करोगी? तब मैं आगे बताऊंगा। इस पे अमल करोगी? हाँ, तो अमल करोगी तो देखो अपने आप हो जाएगा। रोज 50 क्वेश्चन कम से कम जूलॉजी के लगाओ, 50 बोटनी के, 25 फिजिक्स के, 25 केमिस्ट्री के। इतना तो कम से कम लगाने चाहिए, बल्कि अभी तो 50-50 सब सब्जेक्ट के लगाओ, क्योंकि अभी तो टाइम है, तुम लोगों के पास टाइम ही टाइम है। करना क्या है, कम से कम 50-50 क्वेश्चन लगाओ। और आपको अगर बहुत इंप्रूव करना है तो एक बुक आती है डॉक्टर अली की, उसमें विमल बुक डिपो में मिलेगा, उससे भी बायो का क्वेश्चन लगाया करो। आपके पैकेज तो मिला हुआ है वो तो करो ही करो। डॉक्टर अली का बायो का बुक आता है डॉक्टर अली के नाम से, उसको भी लगाया करो साथ साथ। ठीक है, जितने क्वेश्चन लगाओ ना कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। और देखो क्वेश्चन तभी कर पाओगी जब आप सिंसियरली क्लास में सुनोगी, जो एक्स्ट्रा जो भी चीज़ बताई जा रही है उसका नोट्स बनाओगी। अगर मान लिया कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो है आपके पास, वीडियो देख लिया करो। समझ रहे ना बात को? और इसी बात पे आज सब लोग लाइक करना और जरूर कमेंट करना। सुमैया तुम भी कमेंट करना, मैं देखूंगा कि तुमने कमेंट किया है कि नहीं हमारे वीडियो पे। आज जो वीडियो लेक्चर भेजूंगा उस पर जरूर कमेंट आना चाहिए। ठीक है ना? करोगी कि नहीं करोगी सुमैया? हाँ। तो बेटा सब लोगों के लिए बता रहा हूँ ना, मैं ऐसा नहीं है, पढ़ाने के लिए बहुत अननेसरी चीज़ें पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं खुद मना करता हूँ। जैसे जैसे देखो आज ही मैंने ये पढ़ाया, ये आपको सिर्फ सिग्निफिकेंस पढ़ना था, हमने ये नहीं, इसको हमने छुआ भी नहीं इस टॉपिक को। ये हमने आपको नोट्स में दे दिया है, बस आप एक बार रीड मार लेना, लेकिन हम ये नहीं करें कि इसको आप पढ़ो। इसको आप ऐसे ही एक बार रीडिंग मान लेना, ठीक है, जो समझ में आया नहीं आया नहीं, लेकिन आपको पोर्टल वेन का कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। हिपैटिक पोर्टल वेन आपको समझ में आना चाहिए क्या चीज़ है, हाइपोफिशियल पोर्टल वेन समझ में आना चाहिए, रीनल पोर्टल वेन का नाम जान लो काफ़ी है। तो जहाँ पे जो चीज़, अब रीनल पोर्टल वेन के बारे में मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन मैंने नहीं बताया क्योंकि वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। क्योंकि इतना दिन से पढ़ाने के बाद इतना तो अंदाजा हो ही जाता है कि क्या चीज़ नहीं है क्या चीज़। और माशाल्लाह से हर साल हम लोग
पिछले 3 साल से 30-30, 40-40, लास्ट ईयर हमने 42 डॉक्टर अल्लाह के शुक्र से बनाए हैं। 42 एक साल में सिलेक्शन दिया है। 42 मैटर करता है 400 बच्चों में, 10% से ज़्यादा सिलेक्शन दिया है। समझ रहे बात को? तो इतना हमें भी अंदाजा है कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। समझ रहे बात को? बता तो बी केयरफुल। और 11th-12th बेस होता है, ठीक है ना? तो बेस में अगर आपने गड़बड़ी कर दी ना तो आपको आगे मेडिकल कॉलेज में भी सफर करना पड़ेगा। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बोटनी में काम चलाने वाले पढ़ो, लेकिन अगर जूलॉजी में आपने काम चलाने वाला खाली पढ़ाई किया ना, तो मान लिया आपका सिलेक्शन हो भी जाता है ना, तो वहाँ बहुत सफर करना पड़ेगा, क्योंकि ये बेस है। ये सब चीजें आपको कोई पोर्टल वेन के बारे में क्या होता है एक्चुअली कोई नहीं बताएगा, इवन बुक में भी नहीं मिलेगा आपको। वहां पे ये सब समझा जाएगा कि पोर्टल वेन तो सबको मालूम है, ठीक है ना? पोर्टल वेन तो सबको मालूम है। समझ रहे ना बात को? तो कीर्ति बहुत अच्छा मैसेज करेगी। योर टीचिंग प्रूव इट, प्लीज गाइड अस लाइक दिस ओनली। बिल्कुल, मैं बेटा आप लोगों के साथ हूँ। बस ये थोड़ा सा मैं इसकी वजह से बहुत परेशान हूँ। ये ऑफलाइन ऑनलाइन शुरू हो गया है तो हर तरह से परेशानी है। जाहिर सी बात है, इकोनॉमिक फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, बहुत सारा बर्डन है। अब तो इस वजह से मैं आप लोगों को प्रॉपर टाइम नहीं दूँ। मेरे लिए बच्चे तो सब कुछ है। आवर स्टूडेंट इज ऑल द थिंग्स फॉर मी। इसलिए नहीं कि उनसे पैसा मैं सिर्फ कमाता हूँ, मुझे बहुत एक इंडिविजुअल लगाव है सारे बच्चों से। अपने छोटे भाई बहन जैसे मैं सारे बच्चों को मानता हूँ, अपने छोटे छोटे प्यारे बच्चों जैसे मानता हूँ मैं लोग सारे बच्चों को। जो पढ़ने वाले, जो नहीं पढ़ने वाले तो उसको उससे तो मैं कोई मतलब ही नहीं रखता हूँ, ठीक है ना? तो बेटा बी सिंसियर, और जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है जरूर, ठीक है ना? तो अब देखिए शायद अगस्त से शुरू हो जाए, ठीक है? चलिए, ओके, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज, सब बखैर, ठीक है।